हेलो मेरे प्यारे बच्चों, फिजिक्स फिजिक्स चैनल पे आपका वेलकम है। जो ये हम लोग की नीट की सीरीज चल रही है, उसमें हम लोग वर्क फॉर एनर्जी टॉपिक के एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन फॉर ए पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय यू एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, where k is the force constant of the oscillation and k is equal to 0.5. The graph of ux versus x is as shown in figure. So that a particle mechanical energy, total energy is 1 joule moving under this potential must turn back when it reaches x is equal to plus minus 2. कह रहे हैं कि अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, अगर आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा है तो आपने देखा भी होगा कि हाफ के एक्स स्क्वायर उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है ना। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है हाफ के एक्स स्क्वायर ही स्टोर होती है। अब ये कह रहा है इसकी मैकेनिकल एनर्जी कितनी है, 1 जूल। ठीक है, अब ये लौटेगा कहाँ से? एसएचएम में क्या होता है, मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन। तो लौटता कहाँ से है, एक्सट्रीम पोजीशन से। जब एक्सट्रीम पोजीशन से लौटेगा तभी हमें एक्स की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो जहां से लौटता है वो एक्सट्रीम पोजीशन होता है, वहां पे स्पीड जीरो होता है, माने काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो। अब मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी हाफ एम स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, वी को जीरो रख देते हैं इसमें। ई टोटल 1 हो गया, हाफ एम जीरो स्क्वायर हाफ के एक्स स्क्वायर के 0.5 से एक्स पॉइंट कर लिया, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2। तो ये फैक्ट हो गया कि ये प्लस माइनस 2 से क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। माने -2 फिर 0 फिर +2 0 -2, ये -2 से 2 के बीच में ऑसिलेट करता रहेगा। ये चीज हमको इसमें दिखाना था, है ना। देखिए बना दिया, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू +2। ये मीन पोजीशन हो गया, x इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू +2, इसका एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। The casing of a racket in a flight burns up due to friction at whose expense in the heat energy required for burning obtained the rocket on the atmosphere. अब देखिए, ड्यू टू फ्रिक्शन द आउटर पार्ट ऑफ द रॉकेट बर्न्स, हेंस इट्स मास डिक्रीजेस द थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग गेट बाय द रॉकेट। तो इसमें रॉकेट से ही इसको क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। किसे मिलती है, रॉकेट से। अगला देखो, कॉमेट मूव्स अराउंड द some high comet moves around the in highly elliptical orbit, है ना, some in high elliptical orbit. The gravitational force on the comet due to the sun is not normal to the comet's velocity in ground in general, as yet the work done by the gravitational force over every complete orbit of the comet is zero. कह रहा है जो कॉमेट होता है ना, सन के अराउंड घूमता है, तो उसका पाथ क्या होता है, इलिप्टिकल होता है। तो इलिप्टिकल होगा तो वर्क डन जीरो क्यों होगा, क्योंकि इलिप्टिकल में जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होता है वो परपेंडिकुलर तो होता नहीं है, सर्कुलर में होता है। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चलता है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि फोर्स जो होता है सेंटर की तरफ लगता है, डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल होता है, तो रेडियल टेंजेंशियल के बीच एंगल 90 होता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जब ये कॉमेट रिवॉल्व करता है सन के अबाउट, तो जो हमारा फोर्स लगता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और कंजर्वेटिव फोर्स के केस में 1 राउंड में हमेशा वर्क डन जीरो होता है, चाहे परपेंडिकुलर हो चाहे परपेंडिकुलर ना हो, इसलिए जीरो होता है। The gravitational force acting on the comet due to its own conservative force, the motion of the comet is an conservative field, and in conservative field work done during a round trip is always zero. ठीक है, वही लिखा। An artificial satellite orbiting the Earth is a very thin atmosphere, loses its energy gradually due to dissipation against the atmospheric resistance, however small.
Why then its speed increases progressively as it comes closer and closer to the earth. ये कह रहे हैं कि जब कोई भी सैटेलाइट है ना अर्थ के अबाउट रिवॉल्व करती है तो इसकी टोटल एनर्जी तो घटती है। क्यों घटेगी भाई? क्योंकि फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन के अगेंस्ट टोटल एनर्जी का कुछ ना कुछ उसका लॉस हो जाता है। तो कह रहे हैं जब टोटल एनर्जी इसकी घटती है तो काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ जाती है, माने स्पीड कैसे बढ़ जाता है। तो बेसिकली होता क्या है, फ्रिक्शन के अगेंस्ट तो टोटल एनर्जी घट जाएगी क्योंकि वो एयर में चलता है तो फ्रिक्शन लगता है, इसलिए टोटल एनर्जी की घटेगी। अब ये जब क्या करता है, जब ये रिवॉल्व करता है ना तो धीरे धीरे अर्थ के पास आने लगता है। जब अर्थ के पास आने लगता है तो अर्थ के क्लोज हो जाएगा, तो आर की वैल्यू कम होने लगेगी। तो आर की वैल्यू कम होने लगेगी तो यू कम होने लगेगा। अच्छा, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है यहाँ पे। अब कांस्टेंट है, आप कहोगे कि जब घट रही है तो फिर कांस्टेंट कैसे हो गई टोटल एनर्जी? देखिए, एक पर्टिकुलर जैसे ऑर्बिट में किसी में घूम रहा है तो उसमें तो मैकेनिकल एनर्जी उसमें कांस्टेंट उसका होगा ना। और फिर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। अब वहां पे कुछ एनर्जी का उसका लॉस हुआ तो वो लोअर ऑर्बिट में आ गया, ठीक है। अब फिर जिस भी ऑर्बिट में आ गया फिर मैकेनिकल एनर्जी वहां पे कांस्टेंट है ना। तो जैसे जैसे ये पास आता जाता है तो पोटेंशियल इसकी घटती जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या करेगी? बढ़ती जाएगी, इसलिए इसकी स्पीड इंक्रीज करती चली जाती है। Result speed of satellite increases when the comet when comes near to the earth. Clear हो गई बात? As artificial satellite comes closer to the earth's surface, its height from the earth's surface decreases, hence its potential energy decreases. But as we know, satellite is revolving due to gravitational force, which is conservative force. And as we know, the conservative field, the mechanical energy, the sum of kinetic energy, potential energy is constant. So hence its kinetic energy is increases, so its speed increases. Okay, thank you.